दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं राग दरबारी उपन्यास को। इसके पहले इस उपन्यास के 2 वीडियो हो चुके हैं, यह तीसरा वीडियो है, तो जिसने ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकता है। आइए अब उपन्यास जहाँ तक हो गया था उससे आगे पढ़ते हैं। यह इसका चौथा भाग है उपन्यास का। कुछ घूरे घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज सड़क से निकल जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई से बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी, उसका दरवाज़ा उसमें जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते, बाकी दिनों वह खाली पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल किया करते थे। शिवपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका प्रेम भवन नाम रख दिया था। तो उसको जो कोठरी बनी हुई थी शिवपालगंज में, जिसका लोग अपने मनचाहे उपयोग करते थे, उसका नाम क्या रखा गया था? प्रेम भवन। घूरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाली सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली शिवपालगंज वैद्य जी की बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारे पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलासफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहाँ भी खाली ज़मीन मिले उसे आंख बचाकर 2-4 हाथ ज़मीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह से वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सवों के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की पूरी दिशा को इस तरह घेर लिया था कि उधर से आने जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफ़ी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थीं और उसके पीछे सुबह होता तब घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों और लगलगाते होटलों की मार्फत जैसी सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है। उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब एक जगह एक सी है। मतलब जो वैद्य जी का मकान है उसको देखकर ऐसा लगता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सभी जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा धोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम हैं। 10 डाउन स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, 10 डाउन स्ट्रीट जो ब्रिटिश पीएम है उसका घर है, और व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निवास है। तो मतलब ये जो खाली जो है इमारतें हैं, ये बैठक भर का स्थान नहीं है, ये उन महान ताकतों के नाम हैं। उसी प्रकार से जो गाँव की ताकत थी वो वैद्य जी थे, तो वो उस गाँव की जो सबसे बड़ी ताकतें थीं बस उनके रुकने का ठिकाना था। थाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपये ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था। शाम को काफ़ी ठंडक हो चली थी, पर वह बनियान में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम था मंगल, पर लोग उसे शनिचर कहते थे। तो मंगल उसका वास्तविक नाम था, लेकिन उसे लोग क्या कहते थे? शनिचर। यह वैद्य जी का नौकर है। उसके बाल पकने लगे थे, आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज़्यादातर अंडरवियर में ही रहता था, वही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गए कि शनिचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललक कर कहा, बद्री भैया होती तो मज़ा आता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले,
तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं है। रंगनाथ रुपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। रुपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे ज़्यादा दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रुपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों से स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम है। तो यह कथन किसका है? रुपन बाबू का, कि ऐसी ही झगड़ों से जो है स्टूडेंट की कम्युनिटी क्या है? बदनाम है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताज़ा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल स्थानीय गुंडागिर्दी के किसी भी स्टैंडर्ड से भी होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने उनकी बात बदलने की कोशिश की। पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहता हो। साथ ही भौहें सिकोड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं। वे होते तो अब तक तो क्या हो गया होता। बद्री दादा कहाँ हैं? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रुपन बाबू से पूछा। रुपन बाबू बेरुखी से बोले, सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछ कर तो गए नहीं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे। कल परसों अतरसों तक ही आ जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं, उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है वहाँ उसने खाल के एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मुन गईं और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुँह फैलाकर जम्हाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज़ में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई भी गंजहा से 2 रुपये तो क्या, 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज के रहने वाले के अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। गंजहा शब्द है जो वहाँ पर जो शिवपालगंज के लोग थे उसे माने ऐसा, यदि जिसके लिए वो शब्द उपयोग हो गया तो माने उसके लिए सम्मान की बात हो गई। आसपास के गाँव में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते थे, तुम इसके मुँह न लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गंजहा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार की चकमे में नहीं आया है। सनीचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, शहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांग कर देखता तो। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही हैं, कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और सौदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स बढ़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? हैं कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे। कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रुपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने वाला ही है। जान पड़ता है कि आकाशवाणी हो रही है, घबराओ नहीं बस दो, कंस का काल पैदा होने वाला है। रुपन बाबू शांत हो गए। मतलब उनके वैद्य जी की जो आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो, जैसे कंस के लिए आकाशवाणी पैदा हुई थी कि घबराओ नहीं वासुदेव, और कंस का मारने वाला जो है पैदा होने वाला है। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रुपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रुपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में ना मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे और हरामी के लिए खानदानी हरामी। तो रंगनाथ का यह कथन है कि जो वैद्य जी हैं उनके जैसा मैनेजर पूरे मुल्क या पूरे देश में नहीं मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल है मामा जी? मामा जी उसके भी तो कुछ थे। थे नहीं हैं, रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा। मैनेजर डायरेक्टर थे और हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेज़ों के ज़माने में वे अंग्रेज़ों के लिए श्रद्धा दिखाते थे।
देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब ज़रूरत पड़ने पर रातों रात वे राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी जनता की सेवा, जज की इजलास में जरी और अफसर बनकर, दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपरदार होकर और गांव के जमींदारों में लम्बादार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन बैंक के मैनेजर, डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर हैं थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पदों का लालच ना था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ना ही न था। और वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अरिथमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन ना दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह भी राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी जी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहाँ नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था, और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का एक पैसा वैद्यक का भी था। वैद्यक में उन्हें दो नुस्खे खास तौर से आते थे: गरीबों का मुफ्त इलाज और फ़ायदा ना हो तो दाम वापस। मतलब वैद्य जी का नियम था कि गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा, फ़ायदा ना होगा तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला हो वह तो दूसरी बात है, पर खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के दो वर्ग बना रखे थे: प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी एक यह थ्योरी थी कि सभी लोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः इस थ्योरी की बात करने लगते। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक ना मिलने के से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमा कर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और क्योंकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य का नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर भी बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि ज़िंदगी में 3-4 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल भी इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था कि ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। मतलब बिना वेतन के जो है, सुकरात जो एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है, वो उनके बिना वेतन के सलाहकार हों, इस प्रकार से जो है वो ब्रह्मचर्य की बात रखते थे। उनकी राय में ब्रह्मचर्य ना रखने से सबसे बड़ा हर्ज यह होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने के लायक नहीं रह जाता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश ना होने देना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का नाश करने के लायक बचना है तो ब्रह्मचर्य का नाश ना होने दें। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवा खाने का एक विज्ञापन था: जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। यह वैद्य जी का जो है एक विज्ञापन था। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के यह विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है, जो देखने में बकरी की लेड़ी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ाने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो वीर्य ही है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उसकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर रक्षा पर बड़ा जोर था, और एक ओर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर की नदियाँ बहती थी।
उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि बीर की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से ज़िंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिचर ने हाथ जोड़ लिए, कहा जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य की तेज का क्या कहना। कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना तब ज्ञात होता है। रंगनाथ से लहराकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वो पहले से जानता था। रुपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। यहाँ पर उनका ब्रह्मचर्य ज्ञान समाप्त हुआ और अब अगला अध्याय शुरू हो जाता है। अध्याय 5। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस में लेकर ना मरें कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। मतलब उनके कहने का तात्पर्य है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो अदालतों में ही आया है, जिससे कि जिसका मुकदमा पूरा नहीं हो पाया और वो मर गया तो उसको ये भरोसा रहे कि जो है वो अगले जन्म में अपने इस फैसले को सुन सकता है। वैद्य जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। इसलिए स्वाभाविक था कि वह अपनी बात में पूर्व जन्म के पाप, भाग्य, भगवान, अगले जन्म के कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से हवाला देता। उसको लोग लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पानी झेला हुआ दड़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मृजई पहने हुए। एक पैर घुटने के पास से कटा था जिसकी कमी एक लाठी से पूरी हो गई थी। चेहरे पर पुराने ज़माने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज़ अपने हाथ से पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। उसकी ओर शनिचर ने भंग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगड़, पी जाओ, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगड़ ने आंख मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही, जिसका संबंध भंग की गरिमा, बादाम मुनक्के के लाभ, जीवन की क्षणभंगुरता, भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में शनिचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पहुंचकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए भुनभुनाकर कहा, पीना हो तो सटाक से कटक जाओ, ना पीना हो तो हमारी ठेंगी से। मतलब काफ़ी देर तक जो है शनिचर समझाता रहा। जब लंगड़ ने नहीं पिया तो उसने एंड में कह दिया कि पीना हो तो पी लो और ना पीना हो तो हमारे ठेंगे से, चाहे पियो चाहे न पियो। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंख मूंद ली, जो कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ज़्यादा खा जाने वाले तक के भाव प्रदर्शन की एक बड़ी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है। शनिचर ने उसे छोड़ दिया और एक लंबी बंदर छाप छलांग लगाकर, जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करती थी, बैठक के भीतरी हिस्से पर हमला किया। वहाँ प्रिंसिपल साहब, क्लर्क, वैद्य जी, रंगनाथ आदि बैठे हुए थे। दिन के 10 बजने वाले थे। शनिचर ने भांग का वही गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही, जी पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े बड़े माल हैं। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, कॉलेज का काम छोड़कर आया हूँ, इसे शाम के लिए रखा जाए। वैद्य जी ने स्नेहपूर्वक कहा, संध्याकाल पुनः पी लीजिएगा। कॉलेज छोड़कर आया हूँ, वे फिर बोले। रुपन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। रोज़ की तरह कंधे पर पड़ा हुआ धोती का छोर, बुशर्ट जो उनकी फिलॉसफी के अनुसार मैली होने के बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती थी। इस समय पान खा लिया था और बाल संवार लिए थे। हाथ में एक मोटी सी किताब जो खास तौर से नागरिक शास्त्र के घंटों में पढ़ी जाती थी, जिसका नाम था जेबी जासूस। तो जो एक किताब लिए थे रुपन बाबू, उसका क्या नाम था, जेबी जासूस। जेब में 2 फाउंटेन पेन, एक लाल एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। कड़ी कलाई में घड़ी जो सिद्ध हुआ करती थी कि जो जुआ खेलता था उसकी घड़ी तक रहन हो जाती है और जो जुआड़ियों का माल रहन रखता है उसकी कीमती घड़ी 10 रुपए तक में बिक जाती है। रुपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की बात बाहर निकलते निकलते सुन ली थी। वे वहीं से बोले, कॉलेज को तो आप हमेशा ही छोड़े रहते हैं, आप तो कॉलेज ही हैं जो आपको नहीं छोड़ता। वह तो कॉलेज ही है जो आपको नहीं छोड़ता। प्रिंसिपल साहब झेंपे, इसलिए हंसे और जोर से बोले, रुपन बाबू बात तो पक्की कहते हैं। शनिचर ने उछलकर उसकी कलाई पकड़ ली, किलकिलाकर कहा, तो लीजिए, इसी बात पर चढ़ा लीजिए एक गिलास। वैद्य जी संतोष से प्रिंसिपल का भंग पीते देखते रहे। पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े बड़े माल हैं पड़े हैं। वैद्य जी ने कहा, भंग तो नाम मात्र को है और नहीं भी है। वास्तविक द्रव्य तो बादाम, मुनक्का और पिस्ता है। बादाम बुद्धि और वीर्य बढ़ाता है, मुनक्का रेचक है, इसमें इलायची भी पड़ी है, इसका प्रभाव शीतल है।
इससे वीर्य फटता नहीं और ठोस और स्थिर रहता है। मैं तो इसी पेय का एक छोटा सा प्रयोग नंगनाथ पर भी कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर कुछ पूछना चाहा, पर वे पहले ही कह चले। इसमें इन्हें कुछ दिन दिए हुए ज्वर रहने लगा था। शक्ति क्षीण हो चली थी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। इनके लिए नित्य एक कार्यक्रम बना दिया गया है। पौष्टिक द्रव्यों में बादाम का सेवन भी है, 2 पत्ती भांग की भी। देखना है 6 मास के पश्चात जब यहाँ से जाएंगे तो क्या होकर जाते हैं। कॉलेज के क्लर्क ने कहा, छछुंदर जैसे आए थे और गेंडा बनकर जाएंगे, देख लेना चचा। तो एक कॉलेज का एक क्लर्क है, उसका कथन है कि छछुंदर जैसे आए थे गेंडा बनकर जाएंगे। जब कभी क्लर्क वैद्य जी को चाचा कहता था, प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता था कि वे उन्हें बाप नहीं कह पाते। उनका चेहरा उदास हो गया, वे सामने पड़ी हुई फाइलें उलटने लगे। तब तक लंगर दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है, और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। लंगर ने भीख जैसी मांगते हुए कहा, तो जाता हूँ बापू। वैद्य जी ने कहा, जाओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते जाओ, उसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। लंगर ने स्वाभाविक ढंग से कहा, ठीक ही है बापू, ऐसी लड़ाई में तुम क्या करोगे। जब कोई सिफारिश विफारिश की बात होगी तब आकर तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ूंगा। जमीन तक झुककर उसने फिर से प्रणाम किया और पैर पर लाठी के सहारे झूलता हुआ चला गया। वैद्य जी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों की सी है। वे कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर देखा। हंसते ही वैद्य जी का चेहरा मुलायम हो गया। नेतागिरी की जगह भल मनसाहत ने ली। एक आचारवान महापुरुष की जगह बच्चलन जैसे दिखने लगे। रंगनाथ ने पूछा, यह लड़ाई कैसी लड़ रहा है। प्रिंसिपल साहब सामने फैली हुई फाइलों और चेक बुकें जिनकी आड़ में वे कभी कभी यहाँ सवेरे सवेरे भंग पीने के लिए आते थे, समेटने लगे थे। हाथ रोक कर बोले, इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसने कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना दूंगा और कायदे से नकल लूँगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना लूँगा और कायदे से ही नकल दूंगा। इसी की लड़ाई चल रही है। रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया है, ना जाने कितनी लड़ाइयों के कारण पढ़े थे। सिकंदर ने भारत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। गुरु ने उसका कब्जा ना होने पाए इसलिए प्रतिरोध किया था, इसी कारण लड़ाई हुई थी। जो रंगनाथ था वो इतिहास विषय से एमए किया था। अब इतिहास में तो जो है कई लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ पढ़ी, लेकिन जो ये लंगड़ की लड़ाई थी इसके बारे में सुनकर उसे जो है आश्चर्य हुआ। रंगनाथ ने प्रिंसिपल साहब से इस ऐतिहासिक विपर्य का मतलब पूछा। उसके जवाब में अवधि में एक कहावत कही, जिसका शाब्दिक अर्थ था, हाथी आते हैं घोड़े जाते हैं, बेचारे ऊँट गोद दिखाते हैं। यह कहावत शायद किसी जिंदा अजायब घर पर कही गई थी, पर रंगनाथ इतना तो समझ ही गया कि इशारा किसी सरकारी दफ्तर की लंबाई चौड़ाई और गहराई की ओर है। फिर भी वह लंगड़ और नकल बाबू के बीच चलने वाले धर्म युद्ध की डिजाइन नहीं समझ पाया। उसने अपना सवाल स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने पेश किया। उनकी ओर से क्लर्क बोला, ये गंजाहों के चोचले हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। लंगड़ यहाँ से 500 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है। बीवी मर चुकी है। लड़कों से यह नाराज है और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता था। गाते गाते थक गया तो बैठे ठाले एक दीवानी का मुकदमा दायर कर बैठा। मुकदमे के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए। उसके लिए पहले तहसील में दरखास्त दी थी। दरखास्त में कुछ कमी रह गई, इसलिए वह खारिज हो गई। इस पर इसने दूसरी दरखास्त दी। कुछ दिन हुए यह तहसील से नकल लेने गया। नकलन 20 चिड़ी मार निकला। उसने 500 रुपये मांगे। उसने 5 रुपये मांगे। लंगड़ बोला कि रेट तो 2 रुपये का है। इसी पर बहस हो गई। 2-4 वकील वहाँ खड़े थे। उन्होंने पहले नकलन 20 से कहा कि भाई 2 रुपये में ही मान जाओ, यह बेचारा लंगड़ा है, नकल लेकर तुम्हारे गुड़ गाएगा। पर वह अपनी बात से बाल बराबर की नहीं खिसका। एकदम से मर्द बन गया और बोला कि मर्द की बात एक होती है, जो कह दिया वही लूँगा। तब वकीलों ने लंगड़ को समझाया। बोले कि नकल बाबू भी घर गृहस्थीदार आदमी हैं, लड़कियां ब्याहनी हैं, इसलिए रेट बढ़ा दिया है, मान जाओ और 5 रुपये दे दो। पर वह भी ऐंठ गया। बोला कि अब यही होता है, तनख्वाह तो दारू कलिया पर खर्च करते हैं और लड़कियां ब्याहने के लिए घूस लेते हैं। नकल बाबू बिगड़ गया। गुर्रा कर बोला कि जाओ, हम इसी बात पर घूस नहीं लेंगे, जो कुछ करना होगा कायदे से करेंगे। वकीलों ने बहुत समझाया कि ऐसी बात न करो, लंगड़ भगत आदमी है।
उसकी बात को बुरा ना मानूं, पर उसका गुस्सा एक बार चढ़ा तो फिर नहीं उतरा। सच तो यह है कि रंगनाथ बाबू की लंगड़ ने कुछ गलत नहीं कहा था। इस देश में लड़कियां ब्याहनी भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी है। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के विवाह पर होता है। जो भी हो, लंगड़ और नकल बाबू में बड़ी हुज्जत हुई। अब घूस के मामले में बात बात पर हुज्जत होती है। पहले सदा काम होता था। पुराने आदमी बात के पक्के होते थे, 1 रुपया टिका दो, दूसरे दिन नकल तैयार। अब नए नए स्कूली लड़के दफ्तर में घुस आते हैं और लेन देन का रेट बिगाड़ते हैं। इन्हीं की देखा देखी पुराने आदमी भी मनमानी करते हैं। अब रिश्वत का देना और रिश्वत का लेना दोनों बड़े झंझट के काम हो गए हैं। लंगड़ को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी कंठी छूकर कहा कि जाओ बाबू, तुम कायदे से ही काम करोगे तो हम भी कायदे से ही काम करेंगे। अब तुमको एक कानी कौड़ी ना मिलेगी। हमने दरख्वास्त लगा दी है, कभी ना कभी तो नंबर आएगा ही। उसके बाद लंगड़ ने जाकर तहसीलदार साहब को सब हाल बताया। तहसीलदार बहुत हंसा और बोला कि शाबाश लंगड़, तुमने ठीक ही किया। तुम्हें इस लेन देन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर आने पर तुम्हें नकल मिल जाएगी। उसने पेशकार से कहा, देखो लंगड़ बेचारा 4 महीने से हैरान है, अब कायदे से काम होना चाहिए, इन्हें कोई परेशान न करे। पेशकार बोला कि सरकार, यह लंगड़ा तो झक्की है, आप इसके झमेले में ना पड़े। लंगड़ पेशकार पर बिगड़ गया। जहाँ जहाँ में होने लगी। किसी तरह दोनों में तहसीलदार ने सुलह कराई। लंगड़ जानता है कि नकल बाबू उसकी दरख्वास्त किसी न किसी बहाने खारिज करा देगा। दरख्वास्त बेचारी चीटी की जान जैसी है, उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत ना चाहिए। दरख्वास्त को किसी भी समय खारिज कराया जा सकता है। फीस का टिकट कम लगा है, मिसल का पता गलत लिखा है, एक खाना अधूरा पड़ा है, ऐसी ही कोई बात पहले नोटिस बोर्ड पर लिख दी जाती है और अगर उसी दी गई तारीख तक ठीक न किया जाए तो दरख्वास्त खारिज कर जाती है। इसलिए लंगड़ ने अब पूरी पूरी तैयारी कर ली है। वह अपने गांव से चला आया और अपने घर में उसने ताला लगा दिया है। खेत पात फसल बैल बदिया सब भगवान के भरोसे छोड़ाया। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डेरा डाल लिया है और सवेरे से शाम तक तहसील के नोटिस बोर्ड के आसपास चक्कर काटता रहता है। उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि नोटिस बोर्ड पर उसकी दरख्वास्त की कोई खबर निकले और उसे पता ही न चले, चूँकि नहीं कि दरख्वास्त खारिज हुई। एक बार ऐसा हो भी चुका है। उसने नकल के सब कायदे रट डाले हैं, फीस का पूरा चार्ट याद कर लिया है। आदमी का जब कर्म फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। तो यह महत्वपूर्ण कथन है कि आदमी का जब कर्म फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। यह लेखक का कथन है। लंगड़ का भी कर्म फूट गया है। इस बार जिस तरह से वह तहसील पर टूटा है, उसे लगता है कि पट्टा निकाल कर ही रहेगा। रंगनाथ ने अपने जीवन में अब तक काफ़ी बेवकूफ़ियाँ नहीं की थीं, इसलिए उसे अनुभवी नहीं कहा जा सकता था। लंगड़ के इतिहास का उसके मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। वह भावुक हो गया। भावुक होते ही कुछ करना चाहिए कि भावना उसके मन में मथने लगी, पर क्या करना चाहिए इसका जवाब उसके पास नहीं था। जो भी हो, भीतर ही भीतर जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उसने भुनभुनाकर कह ही दिया, यह सब बहुत गलत है, कुछ करना चाहिए। क्लर्क ने शिकारी कुत्ते की तरह झपट कर यह बात दबोच ली। बोला, क्या कर सकते हो रंगनाथ बाबू? कोई क्या कर सकता है? जिसके छिलता है उसी के चुनमुनाता है। लोग अपना ही दुख दर्द धो लें, यही बहुत है। दूसरे का बोझा उठा सकता है, दूसरे का बोझा कौन उठा सकता है? अब तो वही है भैया कि तुम अपना दांत उधर से खुजलाओ, हम अपना इधर से खुजलाएं। क्लर्क चलने को उठ खड़ा हुआ। प्रिंसिपल ने चारों ओर निगाहें दौड़ाकर कहा, बद्री भैया दिखाई नहीं पड़ रही हैं। वैद्य जी ने कहा, एक रिश्तेदार डकैती में फंस गए हैं। पुलिस की लीला अपरंपार है, जानते ही हो। बद्री वहीं गया था, आज लौट रहा होगा। सनीचर चौखट के पास बैठा था, मुँह से सीटी बजाते हुए बोला, जब तक नहीं आते तब तक भला है। प्रिंसिपल साहब भंग पीकर अब तक भूल चुके थे कि आप आराम हराम हैं। एक बड़ा सा तकिया अपनी ओर खींचकर वे इत्मीनान से बैठ गए और बोले, क्या बात है? सनीचर ने बहुत धीरे से कहा, कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया है। बद्री भैया सुनेंगे तो सुपरवाइजर को खा जाएंगे। प्रिंसिपल आतंकित हो गए। उसी तरह फुसफुसाकर बोले, ऐसी बात है? सनीचर ने सिर झुकाकर कहना शुरू कर दिया, वार्तालाप की यह वही अखिल भारतीय शैली थी जिसे पारसी थिएटरों ने अमर बना दिया है। इसके सहारे एक आदमी दूसरे से कुछ कहता है और वहीं पर खड़े हुए तीसरे आदमी को कानों कान खबर नहीं होती। यह बात दूसरी है कि 100 गज की दूरी तक फैले हुए दर्शकगण उस बात को अच्छी तरह सुन समझ कर लेते हैं। पूरे जन समुदाय में स्टेज पर खड़े हुए आदमी को छोड़कर सभी लोग जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। संक्षेप में बात को गुप्त रखने के लिए हमारी परंपरागत शैली को अपनाकर सनीचर ने प्रिंसिपल साहब को कुछ बताना शुरू किया। पर वैद्य जी कड़क कर बोले, क्या स्त्रियों की भांति फुसफुस कर रहा है?
कोऑपरेटिव में गबन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी यूनियन है जिसमें ऐसा ना हुआ हो? कुछ रुककर भी समझाने के ढंग पर बोले, हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था। इस कारण कुछ लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं थे। अब तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं, गबन हुआ है, हमने छिपाया नहीं है, जैसा है वैसा हमने बता दिया। सांस खींचकर उन्होंने बात समाप्त की। चलो अच्छा ही हुआ, एक कांटा निकल गया, चिंता मिटी। प्रिंसिपल साहब तकिए के सहारे निश्चल बैठे रहे। आखिर में एक ऐसी बात बोले कि सब जानते हैं। उन्होंने कहा, लोग आजकल बड़े बेईमान हो गए हैं। तो यह कथन प्रिंसिपल साहब का है। उन्होंने कहा कि जो है लोग आजकल बहुत बड़े बेईमान हो गए हैं। यह बात बड़ी ही गुणकारी है और हर भला आदमी इसका प्रयोग मल्टीविटामिन की टिक्कियों की तरह दिन में 3 बार खाना खाने के बाद कर सकता है। पर क्लर्क को इसमें कुछ व्यक्तिगत अपेक्षा जैसा जान पड़ा। उसने जवाब दिया, आदमी आदमी पर है, कॉलेज में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। वैद्य जी ने उसे आत्मीयता की दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। कोऑपरेटिव यूनियन वाला गबन बीज गोदाम से गेहूं निकाल कर हुआ था। उसी की ओर इशारा करते हुए बोले, कॉलेज में गबन कैसे हो सकता है? वहाँ गेहूं गोदाम नहीं होता। यह मजाक था। प्रिंसिपल साहब हंसे। एक बार हंसी शुरू हुई तो आगे का काम भंग ने संभाल लिया। वे हंसते ही रहे, पर क्लर्क व्यक्तिगत अपेक्ष से संदेह से पीड़ित जान पड़ता था। उसने कहा, पर चाचा कॉलेज में तो भूसे के सैकड़ों गोदाम हैं, हर एक के दिमाग में भूसा ही भरा है। इस पर भी हंसी हुई। सनीचर और रंगनाथ भी हंसे। हंसी की लहर चबूतरे तक पहुंच गई। वहां पर बैठे हुए 2-4 गुमनाम आदमी भी असंप्रक्त भाव से हंसने लगे। प्रिंसिपल को आंख से चलने का क्लर्क ने प्रिंसिपल को आंख से चलने का इशारा किया। यह हमारी गौरवपूर्ण परंपरा है कि असल बात 2-4 घंटे की बातचीत के बाद अंत में ही निकलती है। अतः वैद्य जी ने प्रिंसिपल साहब से पूछा, कोई विशेष बात? कुछ नहीं, वही खन्ना वाला मामला है। परसों दर्जे में काला चश्मा लगाकर पढ़ा रहे थे, मैंने वही खींच कर रख दिया। लड़कों को बहका रहे थे। मैंने कहा, लो पुत्रवर, तुम्हें हम यहीं घसीट कर फीता बनाए देते हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपने ऊपर बड़ा संयम दिखाया था, पर यह बात खत्म करते करते अंत में उनके मुंह से फेंक फेंक जैसी कोई चीज़ निकल ही गई। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, ऐसा ना करना चाहिए, विरोधी से भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखो ना, प्रत्येक बड़े नेता एक एक विरोधी हैं। सभी ने स्वेच्छा से अपना अपना भी विरोधी पकड़ रखा है। यह जनतंत्र का सिद्धांत है। हमारे नेतागण कितनी शालीनता से विरोधियों को झेल रहे हैं। विरोधीगण अपनी बात बकते रहते हैं और नेतागण चुपचाप अपनी चाल चलते रहती है। कोई किसी से प्रभावित नहीं होता है। यह आदर्श विरोध है, आपको भी यह रुख अपनाना चाहिए। मतलब वैद्य जी ने प्रिंसिपल साहब को समझाते हुए कहा है कि जैसे जनतंत्र में हमारे नेता एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, लेकिन वह सामने सामने नहीं करते। क्लर्क पर राजनीति के इन मौलिक सिद्धांतों का कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, इससे कुछ नहीं होता चाचा। खन्ना मास्टर को मैं जानता हूँ, इसलिए इतिहास में एमए हैं, पर उन्हें अपने बाप तक का नाम नहीं मालूम, सिर्फ पार्टी बंदी के उस्ताद हैं। मतलब क्लर्क ने कहा कि खन्ना मास्टर इतिहास में एमए हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान के मामले में उन्हें बाप तक का नाम मालूम नहीं है, सिर्फ पार्टी बंदी के उस्ताद हैं। अपने घर पर लड़कों को बुला बुला कर जुआ खिलाते हैं। उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, कभी पकड़कर दनादन लगा दिए जाएं। इस बात ने वैद्य जी की और भी गंभीर बना दिया, पर और लोग उत्साहित हो उठे। बात जूता मारने की पद्धति और परंपरा पर आ गई। सनीचर ने चहककर कहा कि जब खन्ना पर दनादन पड़ने लगें तो हमें भी बताना। बहुत दिन से हमने किसी को जुतियाया नहीं है, हम भी 2-4 हाथ लगाने चलेंगे। एक आदमी बोला कि जूता अगर फटा हो तो 3 दिन तक पानी में भिगोया गया हो तो मारने की अच्छी आवाज़ करता है और लोगों को दूर दूर तक सूचना मिल जाती है। जूता चल रहा है। दूसरा बोला कि पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गौरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मार पड़ जाए तो ज़्यादा बेइज्जती न हो। चबूतरे पर बैठे बैठे एक तीसरे आदमी ने कहा कि जुतियाने का सही तरीका यह है कि गिनकर 100 जूते मारने चलें, 99 तक आते आते पिछली गिनती भूल जाए और 1 से गिनकर नए सिरे से जूता लगाना शुरू कर दें। चौथे आदमी ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा कि सचमुच जुतियाने का यही एक तरीका है, इसलिए मैंने भी 100 तक गिनती याद करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो है ये अध्याय समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।